Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम मेरे प्रिय भैया बहनों, मैं आचार्य अनुज, सरस्वती विद्या मंदिर रींगवान सीतामढ़ी। आज मैं आप सबों को सामाजिक विज्ञान, समाज और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अध्याय 1 से विविधता अर्थात भिन्न भिन्न अनेकता पर चर्चा करेंगे। वैसे पिछले दिनों हम इतिहास विषय पर चर्चा किए थे और हम विश्वास करते हैं कि आप सब उस बिंदु को समझ गए होंगे और मेरे द्वारा दिया गया जो प्रश्न था उसका हल भी कर लिए होंगे। तो आज हम चलते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान ले कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ होता क्या है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि सभी पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करता है। तो यह राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा हुआ। अब हम लोग पाठ पर चर्चा करते हैं। इस पाठ का नाम है विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अनेकता। सबसे पहले जान ले कि यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। तो विविधता में एकता, यह वाक्यांश महान इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की देन है। हम लोग अपने आसपास नजरें दौड़ाते हैं तो हम लोगों को क्या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बिल्कुल ही हम लोग जैसे दिखाई दे। तो आप आज इस अध्याय में पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग कार्य भी करते हैं, फिर भी हम सब एकजुट हैं। जब हम राजनीति विज्ञान समझने की बात करते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो फिर यह विविधताओं की बात कहां से आ जाती है। अतः राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य या व्यक्ति के बारे में समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो संविधान बन सकता है, उन लोगों के लिए क्या क्या कानून बनाया जा सकता है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, वे सारी चीजें हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जो लोग हैं उनके बारे में समझना अनिवार्य है, जानना अनिवार्य है। इसके लिए यहां पर हम सबसे पहले विविधताओं की चर्चा करते हैं। अपने देश भारतवर्ष में अगर हम विविधताओं की बात करें तो इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं जो हम समझ सकते हैं। पहला है प्रांत के आधार पर। हम कह सकते हैं कि भारत में पश्चिम की तरफ देखा जाए तो रेगिस्तान क्षेत्र है और नीचे की तरफ देखा जाए तो तटीय क्षेत्र है, फिर बीच में देखा जाए तो पठार है। ये अलग अलग क्षेत्र प्रांत के आधार पर देखने को मिलता है। दूसरा है धर्म के आधार पर।
भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के हैं जो भारत में रहते हैं, और सभी धर्म के लोग भारत में एक समान रूप से रहते हैं। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो इसमें भाषा एक प्रमुख है। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा। इस प्रकार अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। दूसरा पहलू है पहनावा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, त्योहार। देखिए किस तरीके से दिखता है, ये विविधताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हर प्रांत के लोग, हर क्षेत्र के लोग इन्हीं चीजों पर भिन्न होते हैं, या इन्हीं चीजों में विविधताएं उन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज को चलने की बात करते हैं तो उसको हम जनरेशन कहते हैं। जनरेशन में पुराने जमाने में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सोनार है तो उसका पुत्र सोनार बनेगा, लोहार है तो उसका पुत्र लोहार बनेगा। परंतु आज के तारीख में देखा जाए तो चीजें कुछ बदल गई है। ऐसा वापस हो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर भी जातिवाद भारत में था। जातिवाद के कारण हमारे देश में लड़ाई झगड़े और कटुता बढ़ गई है। इन जातिवाद को समाप्त करने या जिन लोगों को समान अधिकार नहीं मिल पाती है उन व्यक्तियों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो प्रयास है या किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा चलिए उदाहरण देते हैं। यहां पर आपको अगर कहा जाता है कि आप सब मिल करके किसी विषय पर कुछ लिखिए, तो आप सबों में से कोई अपनी जीवनी लिखना चाहेगा, कोई कहानी लिखेगा, कोई साइंस के विषय में लिखेगा। मतलब कि सब अपने अपने विचार से लिखना चाहेगा। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, समझ अलग अलग है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से कार्य करना चाहता है और वह जो कार्य करता है उसमें अनोखापन है। इसलिए हम सबों के लिए विविधता को जानना समझना काफी जरूरी है। अब आप मान लीजिए कि समाज के सभी लोग एक ही तरीका का कार्य करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? जब समाज आगे बढ़ रहा है तो हम सबों को समझना बहुत जरूरी है कि समाज को बढ़ाने में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान रहा है, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों आगे बढ़ रहा है। तो आइए अब हम अपने देश भारत की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ विविधताओं को कोई और छोड़ नहीं है। हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। कई बार वहां देखा गया है कि पानी जो वहां बनता है वह सिर्फ बर्फ के पिघलने से बनता है। लद्दाख का व्यवसाय को देखा जाए तो
वहां मुख्य रूप से शॉल और चमड़े से बने सामग्री का व्यवसाय प्रमुख है। इसके अलावा मीट और दूध उत्पादन भी वहां होता है। लद्दाख में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति भी काफी अनोखी है। दूसरी तरफ हम दक्षिण में केरल की बात करते हैं तो वहां एक तरफ समुद्र दिखाई देता है। अगर समुद्र दिखाई देता है तो वहां पर मछली पालन होता है। अब एक छोटी सी घटना है, जब हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था तो ब्रिटिश शासक ने अपने धर्मगुरु सेंट थॉमस को लेकर सर्वप्रथम केरल में ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। केरल में अधिकतर ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। केरल वह क्षेत्र था जहां से मसालों का व्यापार होता था, और आज भी हम देखते हैं जितने भी मसाले हैं, जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी, मिर्ची, जावित्री, ये सारे मसाले वहां पर देखे जाते हैं। वहां पर चावल की भी खेती होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की भौगोलिक विशेषताएं भी विविधता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में एकता को बढ़ावा देने वाले कारक के संबंध में। पहला है भौगोलिक एकता। हमारा देश भारतवर्ष एक विशाल देश है। हमारे यहां भिन्न भिन्न आकृतियां, अर्थात कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है। कहीं काफी वर्षा होती है, कहीं काफी गर्मी पड़ती है, कहीं काफी ठंड पड़ती है, और अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। दूसरा है हमारा देश हमारे देश का एक अखंड इतिहास है। तीसरा है हमारे देश में राजनीतिक एकता रही है प्राचीन काल से ही। चौथा, हमारा राष्ट्रीय गान हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। पांचवा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। छठा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। इसका 3 रंग का अर्थ है, केसरिया जो सबसे ऊपर है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद है जो सच्चाई एवं शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जो समृद्धि, सफलता और खुशहाली का प्रतीक है। सातवां, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने संपूर्ण देश में भाईचारे का संदेश फैलाया, और सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसीलिए कहा गया है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आठवां है हमारे देश के सभी प्रदेश अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। नौवां, हमारे देश में संस्कृति एकदम मौजूद है जो सभी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, यह बात
आपको समझ में आ गई है होगी। तो एक बात और आपको बता दूं कि जिस प्रकार बहुत सी छोटी बड़ी नदियां अलग अलग मार्गों से बहती है और वे अंत में जाकर समुद्र से मिलकर एक हो जाती है, मतलब जिस प्रकार आप नदियां तो देखे होंगे, बहुत हमारे ऐसे भैया बहन है जो बड़ी बड़ी नदियां भी देखे होंगे, और आपके विद्यालय के बगल में भी नदियां हैं। तो जिस प्रकार बहुत सी छोटी बड़ी नदियां अलग अलग मार्गों रास्तों से बहती हुई जाती है और अंत में जाकर के समुद्र से मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, जाति के लोग रहते हैं, परंतु सब भारतीय हैं। सबों का राष्ट्रीय ध्वज एक है, राष्ट्रीय मुद्रा एक है, राष्ट्रीय गान एक है, अर्थात हम सब भारतीय हैं। मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आप सब इस पाठ को समझ गए होंगे, और आप सबों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप को जो पाठ बताए हैं, समझाए हैं, उसके आधार पर आप अपने पुस्तक से कम 10 प्रश्नोत्तर का निर्माण करेंगे। फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। धन्यवाद।